चलो स्क्रीन आवाज़ क्लियर आ रही है। राइट यस इन द चैट बॉक्स। सादिया, फातिमा, सना, सारा, ठीक है। अच्छा पहली क्लास है, थोड़ी खामोशी अब। अच्छा पहली क्लास है, मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में अपना करवा देता हूँ, फिर तुम लोग से चीज़ें पूछता हूँ। बेसिकली क्यूएम की फैकल्टी में मैं और हमारे को टीचर मिस सर नईम हमारे साथ शामिल हैं। बेसिकली मेरा होगा मैथ्स का पोर्शन और उनका स्टैट्स का पोर्शन होगा। तो बेसिकली हमारे क्यूएम के सिलेबस को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास मैथ्स का पोर्शन है और एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। किसी ने स्टैट्स पहले कभी पढ़ा है अपने इंटर या ए लेवल, जो भी आपका बैकग्राउंड, कहीं आपने स्टैट्स का पोर्शन कभी पढ़ा है पहले? अच्छा हाँ या ना कहो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्लास में पार्टिसिपेट करना है, अगर हम चाहते हो कि साथ में लर्निंग हो, तो आवाज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाथ खड़ा कर लो जिन्होंने पहले कभी स्टैट्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कभी किसी ने बाकी जो होंगे जिन्होंने पहले कभी स्टैट्स नहीं पढ़ा। अच्छा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, ठीक है। हम लोग प्योर मैथ्स की बात करते हैं तो हमारे पास वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बाकी ऐसी रेलेवेंट चीज़ें। अब हम स्टैट्स की बात करते हैं ना, तो बेसिकली स्टैट्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। मैकेनिक्स का नाम सुना है किसी ने? मैकेनिक्स का सुना है किसी ने? अच्छा, तो बेसिकली मैथ्स की हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हो गई, मैकेनिक्स हो गई। तो हम लोग के जो क्यूएम के सिलेबस में है ना, दो चीज़ें डिवाइडेड है। एक प्योर मैथ्स जिसमें हम लोग प्योर मैथ्स पढ़ेंगे, और एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। तो बताने का मकसद ये था, जो प्योर मैथ्स होगा वो मैं कवर अप करूँगा, और जो सर नईम है वो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर अप करेंगे। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली आई एम अ CA फाइनलिस्ट। करंटली मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ फ्रॉम PwC ए फर्ग्यूसन। अब ये क्या सारी बलाएं, ये मैं तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो मेरी क्लास में आए हैं स्टार्टिंग में, उनको मैं थोड़ा CA से भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होती। किसी को आर्टिकल्स का आइडिया, किसी को इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन तो तुम लोग की हुई भी है ना? हुई भी है ना? तो आर्टिकल्स के बारे में उदैत भाई ने कुछ बताया था आपको? क्या बताया था? कोई भी एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल्स क्या होती हैं। बेसिकली हाँ, प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है। मैं तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तुम लोग PRC में, ठीक है। PRC के बाद किस में आओगे? कैफ है, चलो इतना तो पता है। कैफ के बाद कहाँ होगे? CFAB के बाद MSA होता है, MSA 1 and 2, उसके बाद CA क्वालिफाई हो जाता है। जैसे ही तुम लोगों का कैफ क्वालिफाई होगा, तो अकॉर्डिंग टू ICAP हमारे पास कंपलसरी आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कि आप एक ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट हो जाओगे, आप साथ साथ ऑडिटिंग प्रैक्टिस भी करते रहोगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे होते हो, आप इसको ज़िंदगी में एप्लीकेट भी कर सकते हो। वन ऑफ दोज थिंग जिसने मुझे CA में अट्रैक्ट किया था, वो यही चीज़ थी, आर्टिकलशिप। क्यों? देखो बाकी जो आपके पास डिग्रीज़ होती हैं, बाकी जो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे ACCA हो गया, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में? ACF कर लो आप, IBA से, लम्ब से, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। इसमें और CA में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि CA आपको कंपलसेट करता है कि आपने लाजमी आर्टिकलशिप करनी है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आपने लाजमी प्रैक्टिस भी करना है। तो वन ऑफ दोज थिंग्स जिसने मुझे मोटिवेट किया था आने के लिए CA में, वो आर्टिकलशिप थी, और आई एम करेंटली डूइंग माई आर्टिकलशिप। तो ये मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता था अपने बारे में कि मैंने अभी फ़िलहाल CA फाइनलिस्ट हूँ। मैं ए फर्ग्यूसन से मैं अभी करंटली आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। और टीचिंग के बारे में थोड़ा बहुत मेरा मैथ्स के साथ काफ़ी वाबस्तगी रही है। मैथ्स में अपने OA लेवल्स के टाइम पे भी पढ़ाता रहा हूँ। तकरीबन पास्ट 4 साल हो गए। कोशिश मेरी यही होती थी, जो मैं खुद पढ़ा होता तो OA लेवल्स में अपने नीचे के लेवल के लोगों को पढ़ा रहा होता था। अच्छा तुम लोग में से कितने ऐसे जो इंटर के और कितने उसके OA लेवल्स के? हाथ खड़ा कर लेते हैं, सर को पता चल जाएगा। OA लेवल्स के कितने? मतलब सभी इंटर के हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरी यही कोशिश होती थी कि जो मैं खुद पढ़ा होता था ना, वो मैं क्या कहते हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स को पढ़ा रहा होता था। और करंटली अभी मैं फ़िलहाल QM पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 6 या 7 महीने हो गए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल टीचिंग कैरियर का ये मामला रहा है। मैथ्स हॉनेस्टली मुझे बहुत काफ़ी पसंद था स्टार्टिंग से ही।
मैथ्स के लिए क्रेज़ था। अगर मैं शायद सीए की फील्ड में ना जाता तो कोई मैथ्स की कोई फील्ड पकड़ लेता मैं, जैसे एक्चुरियल साइंसेस वगैरह, ये सारी फील्ड्स एप्लीकेशन बन जाती है मैथ्स के लिए। तो मैथ्स वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, इसका हमेशा से मुझे पढ़ाने का भी शौक रहा है, खुद पढ़ने का भी शौक रहा है। तो मेरी कोशिश ये होगी, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मैथ्स में वीक होते हैं, होंगे ज़ाहिर है, और मैथ्स में वीक होने की एक वजह ये होती है कि स्टार्टिंग से बेस नहीं बनी होती है, एक अच्छा टीचर ना मिला होता है। तो मेरी ये कोशिश होगी, जितना मैंने अपने खुद टीचर से सीखा है, जो तरीक़ेकार मैंने अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है, वही मेरी कोशिश होगी अपने उसमें भी शामिल करूँ टीचिंग में, और तुम लोगों को मज़ा आए क्यूएम पढ़ते हुए। अब क्यूएम क्यों ज़रूरी है तुम लोग की सीए की जर्नी में? तुम लोग सोच रहे हो कि सीए तो अकाउंटिंग की फील्ड है, मैथ्स का क्या ताल्लुक है? देखो, तुम लोग को उस हद तक मैथ्स पढ़ाई जाएगी तो तुम्हारे आगे के अकाउंटिंग कैरियर में यूज़फुल होगी। इसमें कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन वगैरह होगी? किसी की एक्सपेक्टेशन है कि इसमें इंटीग्रेशन वगैरह होगी? इंटीग्रेशन सुनी हुई है, डिफ्रेंसिएशन सुनी हुई है, इसमें कोई ऐसी बला नहीं है, ठीक है? सीधी सादी मैथ्स है। इसमें हम लोगों ने सिंपली वही सारी चीज़ें करनी है जो कि हमारे अकाउंटिंग की फील्ड से रेलेवेंट होगी, ठीक है? तो तुम लोग ये नहीं सोचोगे ये फजूल में एक चीज़ डाल दी गई है मैथ्स और इसमें आपके पास कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही सारी रेलेवेंट चीज़ें आएंगी इसमें जो कि तुम्हारी आगे सीए की जर्नी में तुम्हें हेल्प करेंगी, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? कोई और ऐसा कोई मैथ्स के हवाले से, क्यूएम के सिलेबस के हवाले से कोई ऐसी कोई क्वेरी है जो तुम लोगों को पूछनी है? फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ सिलेबस में हमारे पास है क्या। कोई और क्वेश्चन है किसी का? अच्छा देखो, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, पहली क्लास में हमेशा सब खामोश रहते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, पूछ लो, ठीक है? ये आदत डेवलप करो, ये ज़िंदगी में आगे भी काम आएगी। क्वेश्चन एवरीथिंग, कोई भी सवाल हो बगैर घबराए पूछ लेना, ठीक है? कोई और क्वेश्चन है रेलेवेंट टू क्यूएम कि सर क्यूएम में ऐसी चीज़ तो नहीं होगी, ऐसी चीज़ तो नहीं होगी? सब क्लियर है? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग प्री मेडिकल बैकग्राउंड के? ठीक है, आप दो और बाकी। और कॉमर्स बैकग्राउंड के कितने, जिन्होंने इंटर में कॉमर्स ली थी? ठीक है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई है? कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्री मेडिकल में मैथ्स नहीं होती, सही बात है? प्री मेडिकल इंटर में मैथ्स नहीं होती, या आप लोगों को मैट्रिक तक पढ़ाई जाती है फिर इंटर में नहीं होती, या होती नहीं? ओवरऑल मैट्रिक में होती है, इंटर में नहीं होती, ठीक है। और कॉमर्स में तो ऑब्वियसली मैथ्स होती है। इंजीनियरिंग की मैथ्स थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मैंने सुना है, इंटर में, ठीक है। और कॉमर्स की भी होती है, लेकिन इंजीनियरिंग की थोड़ी और डिफिकल्ट होती है। अच्छा, बेसिकली इसका लेवल भी ऑलमोस्ट आई वुड से कॉमर्स जैसा ही है। कॉमर्स आपके पास जो कॉमर्स की जो मैथ्स होती है इतनी डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स, लेकिन इसमें एक चीज़ है क्यूएम के पेपर में कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। कुछ दो ऐसे पेपर्स हैं जिसमें प्रैक्टिस ही डिपेंड कर रही है, आपके रिजल्ट आपका डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिस पे। एक तो आईटी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसकी अभी तुम लोग की क्लास हुई थी, और एक क्यूएम। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जितनी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो देखो, माइंड तुम लोग को ये बनाना है। मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी हम लोग का रेलेवेंट लेक्चर होगा, सब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उससे मैं साइमल्टेनियसली तुम लोग को होमवर्क देता रहूँगा। होमवर्क का मकसद ये है कि मैथ्स और अकाउंटिंग दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको तुम लोगों ने अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे ना, तो फिर तुम लोगों को मुश्किल नहीं होगी पास होने में। लेकिन अगर जहाँ पे तुम लोगों ने इसको लीव असाइड कर दिया ना कि चलो 2 महीने बाद देख लेंगे, 1 महीने बाद देख लेंगे, वहाँ मसला आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड ही आपके पास क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का अलग मामला है। इन दो सब्जेक्ट्स को तुम लोगों ने क्या पूरी कोशिश करनी है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। तो मेरी क्या तुम लोग से एक्सपेक्टेशन है कि डेली जो मैं होमवर्क दूँ उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? होमवर्क दूंगा उसको कर लोगे, हाँ या ना? भाई अभी मैंने उदय भाई से बात हुई थी, तुम लोग बड़े सुन से क्या मुराद है, खामोश बैठे हो, ठीक है? तो कर लोगे सारे होमवर्क जो मैं दूंगा। ऑनलाइन वालों आप लोग भी बताओ, ठीक है? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि तुम लोग डेली होमवर्क करते रहोगे, फिर इंशाल्लाह पास होने से कोई रोकता नहीं है। क्यूएम के पेपर में प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब इस पर डायरेक्टली हम लोग जंप कर रहे हैं सिलेबस पे, इसके सिलेबस में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अभी जैसे तो मैं सिलेबस तुम लोगों को बताता जाऊंगा, तुम लोगों को आइडिया होता जाएगा कि ये सीए में क्यों है, ठीक है? क्यूएम का पेपर हम लोग को सीए में डाला क्यों है, वही तुम लोगों को चैप्टर्स दिखेंगे जो कि अकाउंटिंग से रेलेवेंट होंगे। फजूल के चैप्टर्स तुम लोगों ने दिखेंगे। फजूल इन द सेंस कोई चैप्टर फजूल नहीं होता, लेकिन कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं होंगे जो आउट ऑफ द वे होंगे, ठीक है? तुम लोग को बुनियादी चीज़ों पर ही रखा जाएगा। अच्छा, बेसिकली मेरी कोशिश ये होगी कि तुम लोग को है ना को अलाइन करूँ तुम लोग की बुक के सिलेबस के साथ, सही है? ताकि तुम लोग ट्रैक कर सको कि हम लोग ने
किसी दिन पर्टिकुलर दिन तक कितना कवर अप कर लिया है, ठीक है। हम लोग की ये भी कोशिश होगी जितना जितना हम लोग करते जाएं हम लोग उसको ट्रैक करते रहें कि फलाना चैप्टर ये हो गया, फलाना चैप्टर ये हो गया। अब मैं तुम लोग एक काम करो, रजिस्टर्स अपने खोल लो और इस हम लोग सिलेबस को नोट भी कर लेते हैं साथ साथ, और मैं तुम लोगों को बताता भी रहता हूँ कि कौन सा हिस्सा किससे रेलेवेंट है। अच्छा, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 है ना, इसको मैं कहूँगा बेसिक मैथ्स। इसकी मैंने क्या सेग्रीगेशन बना ली, इसका क्या सेक्शन बना लिया, बेसिक मैथ्स, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उसको खुद लिख भी देता हूँ ताकि इनकेस ब्लर आ रहा है ना, तो मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ चैप्टर नंबर। आप अपीयर होगी सारी चीज़ें, जो लिख रहा हूँ वो तो अपीयर हो रहा है ना, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें जो पहले 6 चैप्टर्स हैं ना वो मैथ्स के हैं, और आखिरी के जो चैप्टर्स हैं वो स्टैट्स के हैं। मैं इंडिकेट भी कर दूंगा जब मैं लिखूंगा तो। अच्छा, जो अब मैं लिखता जा रहा हूँ ना उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर्स में होगा क्या, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट, लेकिन जो जो बता रहा हूँ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो लिख लेना। बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करो जो सिंपली जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो पहले, अगर पढ़ा है तो। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये सारी बुनियादी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। आई गेस किसी ने नहीं पढ़ा होगा ये कभी पहले, APGP है ये, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास अगर हम लोग इनको सेग्रीगेट करें तो ये जो पहले 4 चैप्टर्स हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं बेसिक मैथ्स। यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा ना, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे, वो भी इसी में ही है, जो है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, तुम लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्टार्टिंग से ही माइंड एट द टाइम ऑफ इंटर या मैट्रिक था कि हम CA ही करेंगे? कोई ऐसा है? इंटर या मैट्रिक से ही ऐसा नहीं था बाद में माइंड बना, पहले से ही माइंड था, ठीक है। और तुम लोग में से? हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ ना, उनके अलावा कह रहा हूँ, जो जिन्होंने माइंड बदला है उसके अलावा कह रहा हूँ। मेरा 10th से बना था। अच्छा अच्छा, CA का बताया किसने तुम लोग? वो एक एक करके पूछ रहा हूँ, जो कह रहे पहले से इनका माइंड बना हुआ, आपको किसने बताया था CA का?
हाँ कजन ने ऑलरेडी यहाँ से किया तो हमने कहा अच्छा, कज़न कितना क्वालिफाइड है, मतलब सीए क्वालिफाई हो चुका है उसका? नहीं, आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं? नहीं पता, चलो। और आपका? खाला ने बताया था। खाला खाला कर रही थी आपकी? नहीं किया किसी ने नहीं है, बस अच्छा, सीए के बारे में खाला ने बताया। तो क्या सीए के बारे में एक्सपेक्टेशन थी? बस ये करना है आप। सीए इज़ क्या कहते हैं, डिग्निफाइड क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ सुना होगा, अच्छी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और तुम लोग में से जो बता रहे थे, किसने बताया? एसी से क्वालिफाइड है, उसने सीए के बारे में बताया, एसी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। आपका? मामू ने बताया था। मामू क्वालिफाइड है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप लोग में से कोई और था? किसके सर ने बताया था? कौन से सर ने? उसके क्लास के वक्त? अच्छा, सीए के बारे में, ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने मुझे मना किया था सीए करने से। किन्होंने मना किया था? मामू मेरे कैफ क्वालिफाई, अच्छा सीए क्वालिफाइड है, उन्होंने मुझे मना किया था सीए करने से। मना किया था तो फिर इधर क्यों हो तुम फिर? मेरी कज़न ने वो रिसेंटली क्वालिफाइड हुई, अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जिनका बैकग्राउंड में कोई ऑलरेडी कोई खानदान में ना है सीए, तो हो सकता है तुम लोग एग्जाम्पल्स बन जाओ जिनको देख के काफ़ी लोग सीए करें। ये एक अच्छी बात है क्वालिफिकेशन की, जो पहले अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ये मामला नहीं है। मेरा भाई ऑलरेडी सीए क्वालिफाइड है, तो मैं पहली एग्जाम्पल नहीं बन सकता। लेकिन ये अच्छी बात है, जो पहली दफ़ा जो कर रहे होते हैं ना, उनका फिर अलग ही मामला होता है, उनको हिम्मत भी इनकी डिफरेंट होती है। और जब वो एक दफ़ा क्वालिफाई कर देते हैं ना, तो पूरे खानदान में उनका नाम कहा जाता है कि इसको देख के लोग काफ़ी कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे मना किया था सीए करने से, लेकिन मेरा शौक था। चलो चलो, हम वापस आते हैं इस चीज़ पे। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अच्छा ये हालांकि ऊपर वाला चैप्टर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, नीचे वाले डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ही अम्ब्रेला में फॉल करते हैं, ठीक है। ये दोनों मेरे पास फाइनेंशियल मैथ्स ही हैं, ठीक है। ऊपर मैंने क्या बताया था, एक सेग्रीगेशन बेसिक मैथ्स की, ये मेरे पास क्या है, फाइनेंशियल मैथ्स है। एंड विद दिस ये हमारा पूरा मैथ्स का पोर्शन है क्यूएम का, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मैथ्स था। फिर हम अब आ जाते हैं स्टैट्स पे। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लो। फाइनेंशियल मैथ्स के बारे में किसी ने सुना है? कॉमर्स वालों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तुम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट वगैरह तो सुना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है, ठीक है। क्या होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह? अच्छा, यहाँ हराम हलाल की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे तो सही, लेकिन यहाँ पे उस एंगल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली हराम हलाल का फैक्टर है। देखो सीए क्वालिफिकेशन में ये याद रखना, सूद से बहुत वाबस्तगी पड़ेगी। सूद मतलब इंटरेस्ट जो हमारे पास एलिमेंट होता है, इससे बहुत वाबस्तगी पड़ेगी, लेकिन हम लोग पढ़ने की हद तक चीज़ें रखेंगे। सुना है आपने? चलो अच्छा, अब एफएम जो हम लोग का है ना, काफ़ी आई वुड से कि सीए के कोर है हमारे पास। क्यूएम में ऐसा कौन से, अगर मैं चैप्टर तुम लोगों को बोलूँ जो आगे कैफ की, सीफैप की जर्नी, सीए की जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जो भी तुम लोग फार्मूला सीखोगे, जो भी तुम लोग चीज़ें सीखोगे, वो आगे आपके पास सीए की जर्नी में ओवरऑल तुम लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। कॉपी कर लिया यहाँ तक? चैप्टर 7 जो मेरे पास है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहला जो मेरे पास चैप्टर है वो है डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग
डेटा कलेक्ट करने के और उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके सीखेंगे, जैसे बार चार्ट्स हो गए, हिस्टोग्राम हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें। फिर हमारे पास चैप्टर 8 आ जाता है जो कि है मेजर ऑफ डेटा। फिर हमारे पास चैप्टर 9 एंड 10 है। इंडिसेस और चैप्टर 10 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मेजर ऑफ डेटा जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, इसमें ज़्यादातर वही सारी चीज़ें, मीन, मोड और मीडियन, ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है किसी को आइडिया इसके बारे में? ठीक है भाई, आइडिया हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने शुरू से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिक स्टैटिस्टिक्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्टैट्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया। जो हमारे पास बुनियाद बनाएगा हमारे स्टैटिस्टिक्स की पोर्शन है वो ये 4 चैप्टर में। यहाँ तक कॉपी कर लो। चैप्टर 10 में लिखा हुआ है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, CORREALATION। बेसिकली हमारे पास, मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन मैं ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास 2 बुक्स हैं जो ICAP की तरफ से। ICAP हमारी एग्जामिनेशन बॉडी है, उन्होंने 2 बुक्स रिलीज़ की हैं QM से रेलेवेंट। एक तो QM की स्टडी टेक्स्ट है जो कि मटेरियल है पढ़ने के लिए, और उससे रेलेवेंट प्रैक्टिस बुकलेट है। ठीक है, मैं दोनों की तुम लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो कोई आई वुड से, देखो अब ज़माना बदल गया, चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा किताबें परचेज़ करो, लेकिन किसी को अगर किताब से पढ़ने का शौक है, उसकी आदत हो गई है, तो फिर परचेज़ करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे ख्याल से नीचे बुक स्टोर से भी मिल सकती है और कहीं आप उसका ऑर्डर भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, मेरा जो मटेरियल होगा वो मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, जो मैंने बताया ना, होमवर्क्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, वो प्योरली मैं इसको PDF फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में उसको तुम लोगों को फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे चीज़ें हमारी कवर अप होती जाएंगी ना, उनको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलसिला होगा। लेकिन मैं इतना तुम लोगों को बता रहा हूँ, अभी से थोड़ी आदत बना लो। शायद तुम लोग पहले से आदी हो गए बुक्स वगैरह ख़रीदने के, लेकिन अब कोशिश करो थोड़ा बहुत चीज़ें, पैसे भी सेव हो रहे हैं ना इस तरीके से। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में सारी चीज़ों में तुम्हारे पास सारी चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल है, लैपटॉप पे अवेलेबल है, PDF फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो मेरे अपने होमवर्क्स और असाइनमेंट्स हों, तो उसको तुम लोग आराम से उसको ऑनलाइन फॉर्म में तुम उसको एक्सेस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को आदत है बुक खरीदने की तो बिल्कुल खरीद ले। ऐसा ना हो कि फिर बोलेंगे सर ने बोला था इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे। अगर तुम लोगों को आदत है ना, फिजिकली बुक की जो लज्जत है, अगर तुम लोगों को वो चाहिए तो फिर तुम बल्ले खरीद लो। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? हमारे पास जो चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है, इसकी एक अलग सेग्रीगेशन बनेगी। हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, और चैप्टर नंबर 12 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे पास अलग से एक सेक्शन बन रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी के होने के चांसेस, किसी भी इवेंट होने के चांसेस। एक आसान सी एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूँ। अगर मैं एक डाइस को रोल करूँ, डाइस मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना, जो उसमें लूडो में भी यूज़ होती है।
अगर उसको मैं रोल करूँ तो व्हाट आर द चांसेस कि वो 6 पे लैंड करे। कोशिश तो ये होती है ना, छक्का है सबका, तो जो व्हाट आर द चांसेस कि वो 6 पे लैंड करे, बहुत आसान सा इसका तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। आप देखते हो कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और फिर आप उसको डिवाइड करते हो टोटल आउटकम से। फेवरेबल आउटकम क्या मतलब है, देखो 6 एक ही आपके पास साइड पर अपीयर होता है, उसकी टोटल साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके पास फेवरेबल आउटकम 1 बन जाएगा क्योंकि आपके पास 6 एक ही साइड पे अपीयर हो रहा है, तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 1। और टोटल आउटकम्स का मतलब कितनी टोटल साइड्स हैं उसकी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी 1/6। मतलब किसी भी डाइस को रोल करूं और वो 6 पे लैंड करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। प्रोबेबिलिटी को आसान अल्फाजों में क्या कहते हैं, चांस। ठीक है, तो इसके बारे में हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। अच्छा, फिर हमारे पास आखिरी जो सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है 13, 14 एंड 15 का, जो कि सैम्पलिंग से रेलेवेंट है। ये अजीब अजीब से नाम है, लेकिन हॉनेस्टली वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, जब इस पे आएंगे ना तब पता चल जाएगा, वन ऑफ दोस ईजीएस्ट चैप्टर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, ये शायद कंप्लीटली न्यू चीज़ होगी, रेयरली किसी ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड के कितने कितने हैं? सिंध बोर्ड का है कोई यहाँ पे, और फेडरल बोर्ड यूजुअली होते नहीं है फेडरल बोर्ड के क्या, या वैसे ही नहीं होते? कराची बोर्ड होता है, हाँ। अच्छा, असल में ना मुझे इतना आइडिया नहीं है बोर्ड्स वगैरह का, सॉरी अगर मैं कुछ। कराची बोर्ड होता है, ठीक है, सिंध बोर्ड होता है और फेडरल बोर्ड होता है, और आगा खान बोर्ड होता है, गैस यही है। ठीक है, नहीं फेडरल बोर्ड के नहीं देते यहाँ पे पेपर्स, क्या लोग नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। ठीक है, मैंने सुना है बेसिकली, इस वजह से मैं पूछ रहा था। मैं बोली यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं ना, इस वजह से। हाँ, यहाँ पे है भाई, सारा सिंध की हो या कहीं और? काय स्क्वायर टेस्टिंग, CHI, इसको हम काय प्रोनाउंस करते हैं, काय स्क्वायर टेस्टिंग, CHISQU, ये तो स्क्वायर डी लिखा हुआ है, उसके बाद टेस्टिंग है। अच्छा, ये जो मेरे पास पोर्शन है ये सैम्पलिंग का हिस्सा है। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? नोट कर लिए, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, ये जो मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन है ना, वो स्टैटिस्टिक्स से रेलेवेंट है, जो कि तुम्हारे हमारे जो को टीचर है ना, मेरे जो को टीचर है सर नहीं, वो कवर अप कराएंगे। मेरा जो काम होगा वो मैथ्स पोर्शन के साथ रहेगा। नोट कर लो, फिर मुझे बताओ, तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। फिज़िकल क्लास ही लेती हूँ, आज ऑनलाइन ले रही। तो आप कराची में रहती हो और आप गिलगित से हो, इस तरह का मामला है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक है CA कहाँ से किया? मैंने ड्रामे में देखा था। कौन से ड्रामे में CA के बारे में जिक्र है?
एक आया था रिसेंटली, वो शायद वो वाला होगा, शायद अदील वाला, उसमें शायद भी करवा होगा। चलो खैर, ये हम लोग की सिलेबस आउटलाइन थी ओवरऑल कि हमारे सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं। जो पहले जो 6 चैप्टर्स हैं हमारे मैथ्स से रेलेवेंट है, ठीक है। उसमें भी सेग्रीगेशन है। जो पहले के 4 चैप्टर्स हैं वो हमारे बेसिक मैथ्स के हैं। फिर जो इसके अगले चैप्टर्स हैं 2 फाइनेंशियल मैथ्स के हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें हम लोग तो जो पहले के 4 चैप्टर हैं स्टैट्स के वो बेसिक स्टैट्स हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटीज़ पे। तो पहले तो आपके पास चैप्टर 11 एंड 12 में प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट है सारे। और फिर हमारे पास जो आखिरी के जो 3 चैप्टर्स हैं जिसके साथ हम लोग का सिलेबस वाइंड अप हो रहा है वो है सैम्पलिंग के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? कुछ सिलेबस के हवाले से कोई पूछना है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी। देखो अब हर चैप्टर की ना अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, अलग अलग मार्क्स के लिए वो टेस्ट हो सकता है। अब वो कितने मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकता है अब हम इस फाइल में देख लेते हैं। ये इस चीज़ की मैं पीडीएफ भी तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, रेलेवेंट हो तुम लोगों से। ये पीआरसी सिलेबस है, शायद हर टीचर ये तुम लोगों को खोल के दिखाएगा भी। इसमें सारे आपके पास चैप्टर्स हैं। मैं अब फिलहाल इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पीआरसी 2 के बारे में। अब जो हम लोग ने ये सिलेबस रेफरेंस ABCDE लिखे ना, ये वो ही है जो हमने ऊपर यहाँ पे सेग्रीगेशंस की हुई थी, प्रोबेबिलिटी, बेसिक स्टैट्स। अब इसमें बस फ़र्क ये है कि ये जो आपके पास है ना, ये डेटा एनालिसिस बेसिकली बेसिक स्टैट्स, इसको मैंने नाम दिया हुआ है, बाकी आराम से रेफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, बेसिक मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी अराउंड हमारे पास है 10 से लेकर 20 तक वेटेज। अच्छा, मैं तुम लोगों को थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ। पेपर हम लोगों का किस तरीके से टेस्ट होता है। ये जो हमारा पीआरसी का जो पेपर होता है वो पेपर फॉर्म में नहीं होता। क्या मतलब हुआ पेपर फॉर्म में नहीं? तो कैसे देंगे हम टेस्ट? कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। मतलब क्या है, आप लोग जाओगे अपने अपने सेंटर्स, वहाँ पे पीसीस पड़े होते हैं और वहाँ पे आपके पास जैसे ही आप अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करोगे, अपना आईडी कार्ड वगैरह, तो आपके पास एक पेपर जनरेट हो जाएगा ऑन पीसी। अब पीसी पे आपके पास पेपर जनरेट होगा और ये पूरा पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड। क्या मतलब? इसमें आपने वर्किंग नहीं करनी होती। वर्किंग आप अपने लिए कर सकते हो लेकिन वर्किंग दिखानी नहीं होती। आपने सिंपली वो करेक्ट ऑप्शन बताना होता है एमसीक्यू का। अगर सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं होता कि आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। किसी पीआरसी में हो गया, कैफ में हो गया, सीफैब में हो गया, ओवरऑल सीए में नेगेटिव मार्किंग का मामला नहीं होता। तो थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को पेपर के हवाले से भी बता देता हूँ कि पेपर हम लोगों के होगा 100 मार्क्स का। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, इसको भी लिख लो, नोट कर लो। किसको पता था ऑलरेडी ये कंप्यूटर बेस्ड है? कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी पता था? अच्छा, ये अभी पता चला था या पहले से पता था? पहले से पता था। चलो, पीआरसी के पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कैफ के पेपर अभी फ़िलहाल पेपर बेस्ड ही है, ठीक है। और अब जो सीफैप और एमएसए जो हमारे पास सीए फाइनल कहलाता है उसके कम्प्लीटली पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। अब रिसेंटली अनाउंस हुआ था सारे के सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड नहीं, ये पीआरसी एमसीक्यू बेस्ड है। आगे कोई पेपर्स कैफ में भी सीफैप में भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड है। बाद में फिर इवन वर्किंग भी सारी कंप्यूटर पर होगी, एक्सेल वगैरह यूज़ होती है ना इन सारी चीज़ों में, ठीक है। हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। और हमारे पास आपके पास 50 एमसीक्यूज होंगे। अब खुद अब हिसाब लगा लो, अगर 100 मार्क्स हैं, इतनी मैथ्स हम लोग आनी चाहिए, 100 मार्क्स हैं, 50 एमसीक्यू, तो हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का हुआ? 2 मार्क्स का हुआ। तो 3 कह रहा था। तो हमारे पास एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा। तो सिंपली होगा क्या, अगर आपने वो सही एमसीक्यू कर लिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और अगर आपने गलत कर दिया तो 2 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा,
होता ये मामला है कि आपके सीए के पेपर्स में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये जनरल बात कर रहा हूँ, हम लोग ये नहीं देखते कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग का मामला होता है जब भी अगर आप पास हो गए ना तो आप लोग के एसएमएस पे आएगा तुम लोगों को मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। ऐसा क्यों, किसी ने सोचा है? सीए में सिर्फ बताया जाता है कि आप पास हो। अगर आपके 50 प्लस आ गए तो आपको एसएमएस आ जाता है कि आपका पेपर पास हो चुका है। लेकिन अगर इनकेस अल्लाह ना करे कोई फेल होता है तो वहाँ पे मार्क्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को एक्सपेक्टेशन में तुम लोगों को थोड़ी बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारा मामला पास का होगा, 50 प्लस तुम लोगों का स्कोर आएगा, तो तुम्हारे पास सिंपली एसएमएस पे, असल में रिजल्ट आप लोग का आता है ना, वो एसएमएस पे आता है, ठीक है। जब भी रिजल्ट डे होता है तो आपका एसएमएस पे रिजल्ट भी आता है, फिर पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है जिस पे आप लोग का नाम आ रहा होता है। तो एसएमएस पे जो रिजल्ट आता है उस पर सिंपली मार्क्स नहीं बताए जाते, जैसे इंटर वगैरह में बताए जाते हैं ना 80% आ गया, 85% आ गया, या ऐसा नहीं होगा। सीए के जितने भी पेपर्स हैं उसमें अगर आप पास हो गए तो आपको मार्क्स क्या नहीं बताए जाते। अगर इनकेस अल्लाह ना करे फेल हो जाता है कोई तो यहाँ पे मार्क्स डिस्क्लोज होते हैं। अच्छा, ये वैसे मैं कहूँगा कि ये थोड़ी डिफरेंट होता है। सीए में ऐसा होता है, एसीसीए में ऐसा नहीं होता। एसीसीए में मार्क्स भी बताए जाते हैं, ठीक है, आपको ये भी बताया जाता है पास हो, मार्क्स भी बताए जाते हैं। सीए में थोड़ा डिफरेंट है, फेल की सूरत में मार्क्स बताए जाते हैं। रीज़न क्या होता है? देखो, अगर कोई फेल होता है ना तो उसको इतना पता होना चाहिए कि मेरा मार्जिन क्या है फेल होने का। फॉर एग्जाम्पल, एक है जो 10 मार्क्स पे फेल हुआ है और एक है जो 46 मार्क्स पे फेल हुआ है। कौन करीब है ज़्यादा पास होने के? 46 वाला ना। तो उसको एटलीस्ट इतना इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की थी, थोड़ी बहुत और मेहनत अगर मैं कर लूँ तो मैं आराम से क्रॉसिंग लाइन पे पहुँच जाऊँगा। तो ये मकसद होता है कि हम लोगों को ये जो सीए वाले आपके पास क्वालिफिकेशन में हमें फेल पे बताए जाते हैं मार्क्स, ताकि आपको पता हो कि आपने कितनी एफर्ट लगानी है, कितना मार्जिन था जिससे आप पास होने से रह गए। पास के केस में क्यों नहीं बताया जाता? कोई ओपिनियन रखो, कोई वजह तुम लोगों को समझ आती है? पास के केस में क्यों नहीं बताया जाता? एसीसीए में तो बताए जाते हैं, अगर किसी को आइडिया हो, एसीसीए में बताया जाते हैं कि आप कितने मार्क्स से पास हो। नहीं, सीए में नहीं बताया जाता। चलो, तुम लोगों ने एक मेरिट होल्डर से ही पूछा है तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। मैंने नहीं बताया ना अभी तक। चलो, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह FAR 1 और टैक्स में मेरिट आया था। मेरिट का मतलब होता है हाईएस्ट मार्क्स आना, ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान। तो मेरिट के केस में स्पेशली एग्जामिनर कमेंट में बता देता है वो मार्क्स। जैसे FAR 1 के मेरे मार्क्स उसने बताए थे, लेकिन यूजुअली नहीं बताए जाते मार्क्स, ठीक है। पास के केस में, मेरिट के केस में तो उसने चलो बता दिए एक बंदे के मार्क्स, पास के केस में नहीं बताते। अच्छा, बेसिकली इसका रीज़न ये होता है ताकि कोई वो वाला सीन ना हो, तुम तो कम मार्क्स से पास हुए थे, तुम तो ज़्यादा मार्क्स से पास हुए थे। इवेंचुअली सीए का मकसद क्या है? पास होना, ठीक है। डजेंट मैटर आप कितने मार्क्स से पास हुए थे, कितने मार्क्स से पास नहीं हुए थे, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से जो सीए में आपके पास होता है मामला, वो ये होता है कि अगर आपके पास फेल हुआ तो आपको मार्जिन ऑफ बता देंगे कितने मार्जिन से आप पास होने से रह गए। पास हुआ तो ये नहीं बताएंगे कितने ज़्यादा मार्क्स से पास हुए या कम मार्क्स से पास हुए, ठीक है। ये रीजनिंग है इनकी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लियर है? तो हमें दुआ क्या करनी है? क्या हमें एसएमएस पे कभी मार्क्स अपीयर हो कि नहीं हो? क्या लगता है भाई? अगर अल्लाह ना करे फेल होते तो मार्क्स अपीयर होंगे ना, तो हम क्या चाहेंगे? कभी मार्क्स अपीयर ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मार्क्स अपीयर नहीं होंगे सीए की जर्नी में, इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं दोबारा से ग्रेड पे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास बेसिक मैथ्स की जो हमने बात की थी, जो पहले जो 4 चैप्टर थे हमारे, वो बेसिक मैथ्स के अम्ब्रेला में फॉल करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसके जो कलेक्टिवली इसकी जो वेटेज है ना, वो है 10 से 20 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि इसके जो MCQs होंगे वो अराउंड होंगे 5 MCQs से 10 MCQs के बीच में मिला के। सारे चार चैप्टर्स मिला के कितने आ सकते हैं इसमें? 5 से 10 MCQs। 10 से 20 मार्क की वेटेज है, हर MCQ 2 मार्क का होता है। इसका मतलब मिनिमम 5 MCQs आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 MCQs आ सकते हैं। चीज़ क्लियर है? मैं तुम लोगों को बेसिकली क्या बता रहा हूँ, हर उसके ग्रेड की मैं तुम लोगों को वेटेज बता रहा हूँ कि कितने मार्क्स तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहीं से डिसाइड होगी, वेटेज से ही डिसाइड होगी कि हम हर चैप्टर को कितनी अहमियत देंगे। जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, उसको हम ज़्यादा अहमियत देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है QM का कोर। QM का कोर से मुराद QM का दिल है ये पूरा, FM फाइनेंशियल मैथ्स।
इसकी चैप्टर सिर्फ 2 हैं। इसके कितने चैप्टर्स थे हमारे पास? 4 चैप्टर्स थे, और 4 चैप्टर्स में से टोटल हमारे पास एमसीक्यूज आने थे 5 से लेकर 10, तकरीबन 2 या 1.5 एमसीक्यू समझ लो हर उसमें से, चैप्टर में से। इस केस में क्या है, 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, लेकिन इसकी वेटेज देखो कितनी है, 15 से 25 मार्क्स, तो मतलब अराउंड 10 एमसीक्यूज नहीं, आई वुड से 8 से 12 एमसीक्यूज के बीच में ये टेस्ट होगा लाजमी। और हिस्ट्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा टेस्ट हर पेपर में एफएमई होता है। और इतना मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो तुम लोगों का पेपर होगा ना, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड है, तो किसी का भी पेपर एक दूसरे जैसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल तुम दोनों बराबर में बैठी हुई हो, तो तुम लोग ऐसा नहीं होगा कि तुम एक दूसरे का चीट कर सको। क्यों? क्योंकि तुम दोनों का पेपर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। ये पता था किसी को? नहीं पता था। बेसिकली होता है कि जब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ना, तो उसके पास मार्जिन होता है, जो आपके पास पेपर बनाने वाले हैं ना, उसके पास मार्जिन होता है, वो रैंडम पेपर जनरेट कर देता है। जैसे आप पासवर्ड इंटर करते हो तो क्या होता है, एक रैंडमली पेपर जनरेट हो जाता है। तो आपका पेपर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, इसका पेपर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए चीटिंग का एलिमेंट पीआरसी में नहीं हो सकता। क्वेश्चन ही डिफरेंट होंगे कम्प्लीटली, ठीक है। हो सकते हैं 1-2 सिमिलर आ जाए। इस वजह से क्या होता है, आप जिसके साथ बैठे होते हो ना, आप कंपेयर नहीं कर पाते कि हाँ उसने ये सही किया था, उसने आपने ये सही किया था, क्योंकि आपका पेपर सिमिलर नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। और हिस्ट्री के हिसाब से मैं इस पे आ जाता है एफएम पे, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये अराउंड 13 to 14 एमसीक्यूज भी इस पे आ जाते हैं कभी कभार। एफएम में 13 to 14 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया इसमें आपके पास क्यूएम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं, तो हम इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे, फिर सबसे ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हमने मैथ्स का पोर्शन देख लिया। और हम आ जाते हैं स्टैट्स के पोर्शन पे, ठीक है। बेसिक स्टैट्स हमारे पास आ जाता है, जिसके हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं, ये जो ऊपर मैंने दिखाए थे। डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ डेटा, इंडिसेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। हमारे पास ये चारों जो टोटल चैप्टर्स है, इसकी टोटल वेटेज कितनी लिखी हुई है? 20 to 30 मार्क्स, ठीक है। तो कितने एमसीक्यूज होंगे? इसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व है। 10 से 15 एमसीक्यूज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये वन ऑफ दो चैप्टर्स है जो कि हाँ इसको इंपॉर्टेंस अच्छी खासी हम लोग देंगे। रीज़न ये है कि हालांकि इसके 4 चैप्टर्स में 10 से 15 एमसीक्यूज हैं, लेकिन उससे हम लोग अगर हम लोग पहली वाली ग्रेड से कंपेयर करें तो ये निस्बतन ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे ग्रेड पे जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास। इसका क्या मामला होगा? कितने एमसीक्यूज होंगे? ठीक है। अगेन 2 चैप्टर्स में एमसीक्यूज बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी। सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग 3 चैप्टर्स। और सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा टेस्ट क्या होता है? देखो हमारे पास इसके 3 चैप्टर्स हैं ना, सबसे ज़्यादा ये जो टेस्ट होता है वो ये है मोस्ट टेस्टेड। हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट टेस्टेड क्या है? सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कितने एमसीक्यूज होंगे? 10 एमसीक्यूज से। और ज़्यादातर किससे आते हैं? मैंने क्या बताया? सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। हाइपोथेसिस काय स्क्वायर्ड से निस्बतन कम आते हैं और काय स्क्वायर्ड से रेयरली आते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? समझ आ गई? वेटेज समझ आ गई कि हर पर्टिकुलर ग्रेड की कितनी वेटेज है? चीज़ें क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज़ जो डिस्कस करनी है मुझे कि इसमें हमारे पास जो क्यूएम का पेपर है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना आएगा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कितना आएगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये थ्योरी में ज़्यादा आता है या प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं तुम लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास जो ये पहली ग्रेड है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4, इसमें थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखी है ना, वहीं पे इधर भी ऐड ऑन कर दो ताकि मैं तुम लोगों को बता दूँ। यहाँ पे थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें भी पढ़ेंगे। थ्योरी का क्या मतलब है? थ्योरी के जो सवाल होते हैं वो बेसिकली आपको आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्या मुराद है? कैलकुलेशन आपके पास इन्वॉल्व है, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिकल ही ज़्यादातर होगा, थ्योरेटिकल ना होने के बराबर ही है। सिमिलर गोज विथ दीज टू चैप्टर्स। इसमें भी मोस्टली चीज़ें प्रैक्टिकल से ही लिंक्ड होंगी, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे चैप्टर नंबर 5 एंड 6। अच्छा, ये जो दो चैप्टर्स हैं ना, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ही हैं, मतलब इसमें सारे मामला कैलकुलेशन बेस्ड ही होंगे, रेयरली कोई थ्योरेटिकल सवाल आता है हमारे पास। यहाँ तक नोट कर लो। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ डेटा, इंडिसेस एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये चारों के लिए मैं एक साथ ही बता देता हूँ, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, यहाँ तक ये चारों चैप्टर्स के लिए थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। अच्छा, जहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, थ्योरी रेयरली टेस्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग सारे रिस्क बेस पे सारे काम कर रहे होंगे, जहाँ पे जो चीज़ अहम होगी हम उसको कवर अप करेंगे, जो चीज़ कम अहम होगी उसको हम कवर अप करेंगे, लेकिन उस एक्सटेंड तक नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास प्रैक्टिकली ही आता है, रेयरली थियोरेटिकल आता होगा। ठीक है, अब ये जो सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थियोरेटिकल भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है। और आई वुड से ये ऐसा चैप्टर है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी थ्योरी ज़्यादा आती है, प्रैक्टिस से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा कितनी आती है, थ्योरी आती है आपके पास। और फिर हम आ जाते हैं अपने आखिरी दो चैप्टर्स पे। इस पे भी थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और ये ऐसे दो चैप्टर्स हैं जो कि एग्जामिनर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं करता। जो बाकी चैप्टर्स हैं ना, उनके अगर मुकाबले में देखें तो ये रेयरली टेस्ट होते हैं, खासकर काई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई सवाल है इससे रेलेवेंट सिलेबस के बारे में या कोई भी एनी अदर चीज़? अच्छा, चलो एक और चीज़ के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज सम ऑफ द पीपल अनअवेयर रहते हैं, फिर बाद में उनको इशू होता है। अच्छा, एग्जाम्शंस के हवाले से तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे पीआरसी में एग्जाम्शंस अवेलेबल होती हैं डिपेंडिंग कि आप लोगों का इंटर में क्या बैकग्राउंड है। इंटर में रिजल्ट के हवाले से एग्जाम्शंस बनती है, तो इंटर वालों और मैट्रिक वालों के लिए आईटीएम एग्जाम्शन होती है शायद। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया हुदैत भाई से भी आप लोग पूछ लेना, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा उसकी क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, कुछ 90% प्लस ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, कम्प्लीटली वाकिफ में नहीं हूँ इससे, लेकिन एटलीस्ट जिस आप सब्जेक्ट में एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो ना, तो ज़ाया नहीं करना उसको। ठीक है, एग्जाम्शन का क्या मतलब है, आप बगैर पेपर दिए पास हो सकते हो। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने अकाउंटिंग ऑलरेडी अपने इंटर उसमें टाइम में A-levels के टाइम पे पढ़ी हुई है ना, तो एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि आप बल्ले इस पेपर के लिए एग्जाम्शन क्लेम कर लो, बगैर दिए पास हो जाओ। रीज़न ये होता है कि आपने ऑलरेडी उस लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ चुके हो, तो आपको डबल एफर्ट नहीं करवाता। ठीक है, वो आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, इन शॉर्ट बगैर पेपर दिए आपका पेपर पास हो जाते हैं। सिमिलरली गोज फॉर इकोनॉमिक्स, मैथ्स, आपके पास ITV एंड इंग्लिश। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैथ्स का तो आई गेस नहीं होगी किसी की एग्जाम्शन, लेकिन अगर आपका A-levels तो खैर नहीं है, लेकिन अगर किसी में अगर कोई फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग में देख रहा है A-levels में किसी का फर्दर मैथ्स हो ना, तो उसको एग्जाम्शन मिल जाती है QM में।
ठीक है। और जहाँ तक बात है आपके पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस और इंग्लिश की, इसका भी क्राइटेरिया है। अगर आप लोग इसमें फॉल कर रहे हो तो आप लोग इसमें भी एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एग्जामेशन के बारे में चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। मैं एग्जामेशन का मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज काफ़ी बाद में आते हैं, उनको पता चलता है हमें एग्जामेशन मिल सकती थी, तो मैंने बोला पहले आ जाते तो बता देता मैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप लोग एग्जामेशन के लिए एप्लीकेबल हो, अगर आप लोग कर सकते हो तो बिल्कुल एग्जामेशन के लिए वो करना है, अप्लाई कर लेना, ताकि आप लोग को बगैर पेपर दिए काम हो जाए। और दूसरी बात ये करनी थी कि अब हम लोग की कोशिश ये होगी कि मैं तुम लोग को पहले ये भी बता देता हूँ कि हम लोग किस पैटर्न पे चलेंगे, किस लाइन से चलेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, तो मैं तुम लोग इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ से। पहला जो हमारा जो चैप्टर होगा वो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन होगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पे आ जाएंगे, जो बेसिक्स है हमारी। फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे फाइनेंशियल मैथ्स पे। फाइनेंशियल मैथ्स को हम लोग तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में ना हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको हम तोड़ के नहीं पढ़ेंगे कि चैप्टर 5 से रेलेवेंट है, चैप्टर 6 से रेलेवेंट है। हम पहले पूरा कवर अप करेंगे, फिर मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि सारी चीज़ें कवर्ड अप हमारी हो गई हैं। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा, बिफोर के मैं सिलेबस स्टार्ट करूँ, कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के हवाले से, कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू क्यूएम या पीआरसी के हवाले से भी पूछ सकते हो, सीए के हवाले से भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद यही होगा। बेसिकली मैंने यही कहा ना कि पीडीएफ अगर आपने पढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, किस बोर्ड के हवाले से कौन सी एग्जामेशन मिलेगी, कितने मार्क्स पे मिलेगी। मैं इवन सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ भी लेना इस बारे में, ठीक है। और कोई सवाल एग्जामेशन के अलावा, कोई और सवाल? ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो चैप्टर का। क्या चीज़? अच्छा चलो, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे ना उसकी पीडीएफ आफ्टर द क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में घबराना नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। जैसे ही मैं सारी चीज़ें कवर अप करवा दूंगा, मैं तुम लोगों के रिस्पेक्टिव ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा। अभी हम लोग ग्रुप नहीं बनाए क्यूएम का, जैसे ही मैं बनाऊंगा उस क्यूएम के ग्रुप पे भेज दूंगा। अभी मैं बैच का जो इन जनरल जो ग्रुप बना हुआ है ना पीआरसी का, उसमें मैं सेंड कर दूंगा। सब एडेड हो उसमें, इनकेस कोई एडेड नहीं है तो ऐड हो जाना, ठीक है। तो उसमें मैं भेज दूंगा, फिर जैसे हमारा क्यूएम का ग्रुप बनेगा फिर उसी में भेजा करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ तक पीडीएफ में आफ्टर द क्लास सेंड कर दूंगा। इसको मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट टैब से स्टार्ट कर देता हूँ। हेडिंग डालो सब मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। यस सर, अनरजिस्टर्ड ग्रुप में भेज दें। हाँ मैं अनरजिस्टर्ड, वो अनरजिस्टर्ड ही है ना जो ग्रुप है, रजिस्टर्ड है वो। अनरजिस्टर्ड पे शायद मैं ऐड नहीं हूँ, तो एक काम करता हूँ रजिस्टर्ड पे भेज देता हूँ, और फिर मैं इनको ये भी कहता हूँ वो चीज़ अनरजिस्टर्ड पे भी फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो मेरे पास अपीयर हो रहा था अपेरेंटली वो रजिस्टर्ड लिखा हुआ था, आई गेस, पता नहीं, हो जाता आइडिया नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं पीडीएफ अभी फ़िलहाल सारे ग्रुप्स पे भेज दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ऑनलाइन वालों आप लोग? सर क्यूएटी की प्रिपरेशन, अच्छा भाई ये एक और चीज़ सुन लो ज़रा। बेसिकली पीआरसी में आप इंटर करने के लिए, जैसे हर चीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया होता है ना, पीआरसी में एडमिशन क्राइटेरिया ये होता है कि आप 60 या 60+ आपके मार्क्स हो, फॉर 50 हैं या 60 हैं, वैसे कोई एक चीज़ है। अगर इनकेस इसमें आप फॉल नहीं करते, आपके इंटर में इतने मार्क्स नहीं आए, तो फिर आपको एक और पेपर देना होता है जिसका नाम है QAT, ठीक है, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। QAT आपको देना होता है, जिसके अटैम्प्ट्स आई गेस मंथली होते हैं या बाय मंथली होते हैं, ठीक है। तो QAT की प्रिपरेशन के हवाले से मैं इतना तुम लोगों को गाइड कर देता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं QAT की अलग से प्रिपरेशन, ARTT नहीं करवाता QAT की प्रिपरेशन। लेकिन QAT ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, इसमें बेसिक मैथ्स आती है और बेसिक इंग्लिश आती है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक मैथ्स और इंग्लिश, जो शायद तुम लोग अगर थोड़ा बहुत खुद भी प्रैक्टिस करो तो चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, ठीक है यूसरा।
और एक और चीज़ मैं तुम लोग देखो, अभी है ना तुम लोग की सीए की जर्नी स्टार्ट हुई है और इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि तुम लोग फेस करोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, तुमने जितने भी टीचर्स अभी देखे ना, सबसे मैं कह सकता हूँ रीसेंट में हूँ। रीसेंट से मुराद ये कि नया मैं हूँ, तो इतना मैं कह लूँ कि अगर तुम लोगों को कोई भी चीज़ में इशू आए रिलेटिंग टू पीआरसी रजिस्ट्रेशन वगैरह, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को गाइड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं रिसेंटली इस चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें भी वाकिफ़ हुई इन चीज़ों से। तो कोई भी इशू आए मुझसे पूछ लेना, आई विल हेल्प यू आउट। देखो रजिस्ट्रेशन का मामला ये है कि आई कैप की जो रजिस्ट्रेशन है ना, एज अ स्टूडेंट वो तुम लोग बल्ले भी रजिस्टर करवा लो, कभी भी करवा सकते हो आई कैप की रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आएगी पीआरसी की रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो तभी कर सकोगे जब तुम लोग का रिजल्ट आ चुका होगा। सबका इंटर का रिजल्ट आ गया या कोई रिजल्ट अवेटिंग है? सबका आ गया, तो तुम लोग पीआरसी के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। फिर जब पेपर्स आएंगे तो पेपर्स के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। 3 किस्म की रजिस्ट्रेशन है, एक आपके पास आई कैप एज अ स्टूडेंट इनरोल करना, फिर इसके बाद पीआरसी के लिए रजिस्टर करवाना, फिर इसके बाद पेपर्स के लिए रजिस्टर करवाना। पेपर्स के लिए रजिस्टर हर दफ़ा जब पेपर आएंगे आप उसके लिए रजिस्टर करवाओगे। इसका मतलब क्या होता है? पेपर्स रजिस्ट्रेशन इन शॉर्ट, वो पेपर्स की फ़ीस वगैरह देना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मामला होता है, हर दफ़ा जब पेपर्स आते हैं आपको पेपर्स के लिए फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है। सर नंबर ऑफ आर्टिकलशिप पे अफेक्ट, चलो ये क्वेरीज आ रही हैं और उनको मैं अभी जवाब दे देता हूँ ताकि एक ही दफ़ा में हो जाए वाइंड अप। सर क्या पीआरसी की अटेम्प्ट मैटर करती हैं आर्टिकलशिप के लिए? नहीं, रीज़न बताता हूँ। जब तुम लोगों का पीआरसी गुजर जाएगा, पीआरसी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद तुम लोगों का एफटीएस कार्ड जनरेट होगा, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कार्ड जनरेट होगा। जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कार्ड जनरेट हो जाएगा तब से टाइम काउंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक एफटीएस जनरेट हो जाएगा तब जब आप कैफ में आओगे, फिर आपके अटेम्प्ट मैटर करेंगे कि आपको आर्टिकलशिप क्या मिलती है। और ये क्या आर्टिकलशिप और अटेम्प्ट का क्या को रिलेशन है, क्या रिलेशन है? बेसिकली जितने अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं ना, आपको जितना टाइम आपको ज़्यादा लग रहा होता है कैफ में, आपको अच्छी आर्टिकलशिप मिलना मुश्किल हो जाती है। जैसे हमारे इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक टर्म यूज़ किया जाता है, बिग फोर। बिग फोर का मतलब पता है किसी को? बिग फोर बेसिकली हमारे पास जो टॉप की 4 ऑडिट फर्म्स है ना, इसमें हमारे पास आ जाती है PwC, जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, EY, आपके पास KPMG और आपके पास डिलॉयट अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, तो हम बिग 3 कहते हैं पाकिस्तान के लिए। तो बेसिकली इन बिग 3 फर्म्स में चांस थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लगें। अब अटेम्प्ट ज़्यादा का क्या मुराद है, मतलब इसको क्वान्टिफाई कैसे करें? अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने इंडक्शन प्रोसेस देखा, इंडक्शन प्रोसेस जो आर्टिकलशिप में आप इनरोल वगैरह कर रहे होते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे होते हो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कोशिश पूरी तुम लोगों को करनी है कि 4 अटैम्प्ट से कम में, 4 अटैम्प्ट कैफ के या 4 अटैम्प्ट से कम में तुम लोगों ने अपना कैफ क्वालिफाई करना है। 5 अटैम्प्ट में चांस लग गया तो हो जाती है, वरना मुश्किल होती है बिग 3 में, ठीक है। तो पूरी कोशिश यही करनी है कि अपनी कैफ की जर्नी को जितना कम रख सकें, कम लोगों को कम रखनी है। और कैफ की जर्नी कब कम होगी? जब पीआरसी तमीज़ से पढ़ा जाए, ठीक है। पीआरसी की फाउंडेशन डिसाइड करेगी इवेंचुअली कि तुम कैफ में कितना टाइम स्पेंड करते हो। मैंने काफ़ी इतने लोगों को देखा है जो 4 से 5 साल कैफ में लगा चुके हैं, अभी तक उनका कैफ कंप्लीट नहीं हुआ है। 4 से 5 साल का मतलब पता है कितने? 8 से 9 अटैम्प्ट्स, ठीक है। हाँ, इवन अब पहले नहीं था ना डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो वो उस वक्त से लगे हुए हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आ गए कि इतने अटैम्प्ट बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि सीए में फ्रॉम द बिगिनिंग सीरियस मूड के साथ आना। ये टाइम पास की वो नहीं है क्वालिफिकेशन कि 1-2 साल थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, मज़े ले लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग तुमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर तुम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे, मैं तुम लोगों को गारंटी दे रहा हूँ आर्टिकलशिप में तुम लोगों को इशू नहीं होगा अच्छी फॉर्म्स के लिए, ठीक है। सीरियस मोड के साथ जो भी आता है ना सीए में, वो इवेंचुअली अच्छी आर्टिकल्स इसको अच्छी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कितने अटेम्प्ट मुझे लगाने। जो इस मूड के साथ आता है ना कैफ में, पहले साल तो मैं थोड़े मज़े कर लेता हूँ, फिर इसके बाद देखा जाएगा चीज़ें, फिर इवेंचुअली इसको आर्टिकलशिप अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये मूड बना गया ना। पीआरसी को तुम लोगों ने शॉर्टन करना है, पीआरसी को जल्द से जल्द क्लियर करना है। जल्द से जल्द का मुराद ये नहीं कि अगले 2 महीने बाद बोले सर मैं 5 पेपर दे दूँ। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। पेपर सिलेक्शन के हवाले से भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोगों के 5 पेपर्स होते हैं पीआरसी के। कुछ ऐसे होंगे जो 3-2 करके देंगे, कुछ मुजाहिद ऐसे होंगे जो 5 करके दे देंगे। तुम लोग अपनी सिचुएशन देखनी है। मैं ऐसा था जिसने ऐसे दिए थे कैफ के 4-4 करके, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल रूट है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा चूँकि मैंने किया है तो तुम भी ये फास्ट रूट अप्लाई करो।
मैं ये कहूँगा अपनी सिचुएशन देखो, अपनी सिचुएशन तुम लोग को लगता है क्या तुम लोग ऐसे 5 करके दे सकते हो तो दे दो, अगर तुम लोग को लगता है मैं 3-2 करके दे सकती हूँ तो ऐसे दे दो। किसी को लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब ये है कि मैं 5 या 3 करके दूंगा तो शायद फेल हो जाऊँ, मुझे और टाइम लग जाए, तो 2-2 करके दे दो, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना, सीए में देखा देखी में नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरे की बंदी की सिचुएशन अलग ही होगी, उसको देख के करोगे तो तुम भी बर्बाद होगे, वो तो आगे निकल जाएगा कि उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया। जो तुम अपने लिए करोगे ना वो अपने हिसाब, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, ठीक है। यहाँ तक तो पेपर सिलेक्शन के हवाले से ये चीज़ याद रखना आगे भी कि पेपर सिलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटी, दूसरे को देख के नहीं करना। मे बी आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप 5 पेपर दे दो, तो किसी की देखा देखी में नहीं करना है, 5 पेपर कौन देगा, 2-2 करके दे दो। ये अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 5 पेपर, तो इस चक्कर में 5 नहीं दे देना कि दूसरा वाला कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना पेपर सिलेक्शन के वक्त, अभी तुम लोग का जो अटैम्प्ट बनेगा, पहला जो अटैम्प्ट होगा वो तुम लोग का होगा, या तो कुछ लोग मार्च में भी देंगे पेपर्स, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग मार्च में भी दें और कुछ लोग मई में भी देंगे और कुछ लोग सितंबर में भी देंगे। बाय मंथली होते हैं तुम लोग के पीआरसी पेपर्स, 2-2 महीने बाद आते हैं। अभी मार्च में आएंगे, फिर कब आएंगे, फिर इसके बाद मई जून जुलाई में आएंगे, सॉरी, फिर इसके बाद हमारे पास सितंबर में आएंगे, ठीक है। तो बाय मंथली चलेंगे। तो ये याद रखना कि जो तुम पेपर्स दो वो अपने हिसाब से देना, ठीक है। अगर तुम लोग को गाइडेंस लेनी हो ना किसी से, तो स्टूडेंट से नहीं लेना, टीचर से ले लेना। टीचर तुम लोगों को सही से बता देगा कि तुम लोगों की सिचुएशन क्या है, क्या तुम्हें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मेरा भाई, मेरा छोड़ दो सिचुएशन, बिकॉज मेरी काफ़ी एग्जाम्शंस थी। एग्जाम्शन से क्या मुराद है कि मेरा मैथ्स भी एग्जाम था, क्यूएम भी एग्जाम था, मेरा अकाउंटिंग भी एग्जाम था, मेरा इकोनॉमिक्स भी एग्जाम था। असल में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, बेसिकली मैंने ना A-levels में फर्दर मैथ्स लिया था, और वो वन ऑफ दो रूट्स है जिससे क्यूएम एग्जाम हो जाता है। और A-levels में मेरा अकाउंटिंग भी था, इकोनॉमिक्स भी था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, जैसे अभी तुम लोग में से बता रहा हूँ ना मैं, कोई पर्टिकुलर परसेंटेज होगी तो तुम लोग का ITA एग्जाम हो जाएगा। सिमिलरली मेरा ITA भी एग्जाम था और इकोनॉमिक्स भी एग्जाम था, तो इस वजह से मैंने BWCS और IT भी दिया था। एक सेकेंड ना ज़रा मैं, अच्छा मुझे कोई ऐसी बात करनी होती तो मैं म्यूट कर देता हूँ। मैंने 7-8 दिन में ही दे दिया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मेरी सिचुएशन देख के कोई और करे। रीज़न ये है कि देखो सबके अपने मामलात होते हैं। जो मैंने जो सब्जेक्ट मेरे पास रह गए थे ना विदाउट एग्जाम्पशंस, वो ऐसे थे कि जो आराम से मेरे लिए पढ़ के दिए जा सकते थे। लेकिन मैं तुम लोग को यही कहूँगा, अगर तुम लोग प्रॉपर रूट के साथ चले, सारे सब्जेक्ट्स को जितना उनको टाइम देना है दिया, तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तुम लोग को ये भी बता दी कितने पेपर्स देने हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। टीचर से पूछ लेना जहाँ पे तुम लोगों को मसला हो, दूसरे की देखा देखी में नहीं करना। हम लोग अपना मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तुम लोग को थोड़ी बहुत बेस बता देता हूँ कि मैथमेटिकल प्रोग्रेशन बेसिकली है क्या। शायद किसी ने पहले कहीं सुना होगा नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस सुना है पहले कहेंगे, ये उसी से रेलेवेंट चैप्टर है हमारे पास। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक सीक्वेंस बनी हुई है 1 3 5 7 9। ये जो मेरे पास नंबर सीक्वेंस बनी हुई है, नंबर्स की सीक्वेंस बनी हुई है, इसमें कुछ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो सीक्वेंस में? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर विल यू मार्च? एक सेकंड में इस बारे में बात कर लेता हूँ फातिमा। और कोई चीज़ ऑब्जर्व हो रही है ऑड के अलावा? इसमें मुझे बताओ कि डिफरेंस कितना है आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर में? 3 और 1 में क्या डिफरेंस होता है? 2 का है ना, 1 तो नहीं है, ठीक है। तो अब लोग नोट करो कि मेरे पास आगे और पीछे वाले नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 है। इसको मैं क्या कहता हूँ? कॉमन डिफरेंस। कि अगर मैं आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से कंपेयर करूँ तो मेरे पास डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है? 2 का, पॉजिटिव 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, 3 और 1 में कितना डिफरेंस होता है? 3 - 1 2 होता है। 5 और 3 में कितना डिफरेंस होता है? 2 होता है। 7 और 5 में कितना डिफरेंस होता है? 2 होता है। 9 और 7 में 2 होता है, ठीक है। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। एक और सिचुएशन में तुम लोगों को दे रहा हूँ। कितना कॉमन डिफरेंस है? अच्छा, इसको मैं कॉमन क्यों कह रहा हूँ? डिफरेंस भी तो कह सकता हूँ। कॉमन का क्या मतलब है? जो चीज़ जो सेम रह रही है थ्रू आउट, डिफरेंस सेम रह रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 4 का डिफरेंस है अचानक से 5 का हो गया। डिफरेंस भी आपके पास सेम रह रहा है थ्रू आउट। तो यहाँ पे मेरे पास 4 का डिफरेंस है,
फिर अगेन 4 का डिफरेंस है, फिर अगेन 4 का डिफरेंस है। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब मुझे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा है तो क्या मैं आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि 15 के बाद क्या आएगा, तुम लोग मुझे बता सकते हो? 19 आएगा। 19 के बाद 23 आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, 4 बढ़ा रहे हो ना अपना, ठीक है? तो इससे तुम क्या कर सकते हो, आगे के नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कॉमन डिफरेंस है? 2 नहीं है, -2 क्यों? देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस होगा नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से कम है। तो ये जो आपके पास डिफरेंस होगा वो होगा -2। हमेशा याद रखना, कॉमन डिफरेंस निकलता है आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करके। मतलब यहाँ पे 2 - 4 करके, जो कि क्या बन रहा है आपके पास? -2। 0 - 2 कितना होता है? -2। -2 - 0 क्या होता है आपके पास? -2। तो इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पे सारी जगहों पे कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है? -2 का। आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो तुम लोग कह रहे हो आगे का नंबर तो आराम से प्रिडिक्ट हो रहा है, तो चैप्टर किस हवाले से कि आगे का नंबर हमें प्रिडिक्ट करना है? ये तो हम नंबर सीक्वेंस में पढ़ते थे सब तक कि आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर सकें। हम लोग देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और सिचुएशन बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ये वाली। कॉमन डिफरेंस जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मैं? मेरे पास क्या बन जाएगा? 25, फिर 31। अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म कहता हूँ, पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर को मैं क्या कह रहा हूँ? फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ। तो 7 मेरे पास क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म हो जाएगी। 13 क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म। 19 मेरे पास 14 टर्म। जो अभी आप लोग ने बताया 25, वो क्या होगा मेरे पास? फोर्थ टर्म। हाँ, फोर्थ टर्म नहीं, फिफ्थ टर्म, सॉरी, सही है। मुझे बताओ फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा? 25। सिमिलरली ये मेरे पास टर्म भी बढ़ती रहेंगी और नंबर भी बढ़ता रहेगा। व्हाट इफ मैं तुम लोग से फिफ्थ टर्म ना पूछूँ, सिक्स टर्म ना पूछूँ? ये तो आसानी से बता दोगे ना तुम लोग, +6 कर करके। मैं तुम लोग से 24th टर्म पूछूँ, तुम लोग बता सकोगे? बता तो सकोगे, टाइम लगेगा तुम लोगों को। क्या करोगे तुम लोग? कैलकुलेटर लोगे, टक 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 करके +6 करते रहोगे तुम लोग, ठीक है? इसमें हम लोग को टाइम लगेगा इस चीज़ में। व्हाट इफ इसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लें, फॉर्मूला हम लोग बना लें, जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू पे हम लोग डायरेक्टली अराइव हो सके। समझ आ रही है बात? अभी तक हम तो सिंपल चीज़ें पढ़ रहे थे, हमसे बोल रहे थे आगे का टर्म बता दो, इससे आगे का टर्म बता दो। व्हाट इफ मैं तुम लोग से बहुत आगे का टर्म पूछ रहा हूँ? 24th टर्म, 26th टर्म, 30th टर्म, 35th टर्म, 100th टर्म। तो इस केस में तुम लोगों का काम मुश्किल हो जाएगा अगर तुम लोग मैनुअली इसको करोगे तो, ठीक है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ रहा है। पहले मैं इसको फॉर्मूले को लिख देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें हैं क्या। Tn = a + dn-1। ये मेरे पास a क्या है? a मेरे पास है फर्स्ट टर्म, d मेरे पास क्या है मैं बता देता हूँ इसे। कॉमन डिफरेंस है, और n मेरे पास क्या है? n मेरे पास टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि मुझे 18 टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। तो ये मेरे पास n है, ये d है और a है, ठीक है? अब हम इसी वाली एप्लीकेशन को देखते हैं जो 1, 7, 13 और 19 वाली की है। मुझे बताना ऊपर वाली सिचुएशन में मेरे पास a की वैल्यू क्या है? ये वाली सिचुएशन में बिल्कुल मेरे पास a की वैल्यू है 1। मेरे पास d की वैल्यू क्या है? परफेक्ट, मेरे पास d की वैल्यू है 6। n की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? मैं अब तुम लोग से पूछूंगा, मुझे निकालना है 24th टर्म, तो n की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं तुम लोग से बोलूँ मुझे 4th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं एक काम करता हूँ, 4 से शुरू करता हूँ, ठीक है? मुझे 4th टर्म निकालना है आसानी के लिए। अब मैं क्या करूँगा कि इनको सिंपली जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। T4 = a मेरे पास क्या है? 1 + d मेरे पास क्या है?
n मेरे पास क्या है -1, 1 + 6 × 3, व्हाट इज द आंसर? 6 × 3 क्या होता है आपके पास? 18 होता है। 1 + 18 आपके पास क्या है? 19 है। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन देख ली? अच्छा अब मुझे बताओ मेरे पास फोर्थ टर्म क्या आ रहा है? 19 आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। ऊपर देखो सीक्वेंस में भी 19 बन रहा था, मतलब 19 आ रहा था वैसे भी हमारे पास सीक्वेंस में। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अब इस फॉर्मूले के तहत किसी भी टर्म पे ऑटोमेटिकली अराइव हो सकते हैं विदाउट यूजिंग मैनुअल कैलकुलेशन। हम लोग इस फॉर्मूले के तहत किसी भी टर्म पे अराइव हो सकते हैं, चाहे वो 4th हो, 50th हो, 50th हो, 100 तो हम लोग डायरेक्टली उस पर अराइव हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लो जल्दी से इसको। अच्छा जब भी नया फॉर्मूला आएगा ना मैं तुम लोगों को बोल दूंगा तो इसको अलग से हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो ये जो मेरे पास Tn = a + dn - 1 है ना, इसको अलग से हाईलाइट कर लेना। सर विल यू, अच्छा एक नंबर का गैप है सर डिजिट में। अच्छा पहले का आपका मैसेज। ऑनलाइन वालों चीज़ें क्लियर है? क्लियर लिख दो इन द चैट बॉक्स इफ चीज़ें समझ आ रही है। कोई कन्फ्यूजन है ऑन द स्पॉट पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। व्हाट इफ मैं तुम लोगों को कहता कि मुझे 20th टर्म निकाल के दो, मैं क्या करता? मेरे पास a = 1 ही रहता क्योंकि मैं वही वाली एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ना। d मेरे पास क्या रहता है? 6 रहता। बदल क्या जाता? सिर्फ n रह जाता। n मेरे पास क्या हो जाता है? 20। T20 ये वाला T20 नहीं है, बन गया T20। ठीक है, 1 + d मेरे पास क्या है? 6 है, वही चीज़ रहनी है। n बदल जाएगा 20 - 1। देखो क्या आ रहा है। अच्छा तुम लोग इसमें एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा तो इवन अगर तुम लोग बेसिक कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करो तो मुझे एतराज़ नहीं है। ठीक है, क्या आ रहा है? 115। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस सीक्वेंस में, ऊपर वाली सीक्वेंस में 20th टर्म क्या होगा? 115। ये हमने फॉर्मूले के थ्रू किया या मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू किया? फॉर्मूले के थ्रू किया। ठीक है, मैनुअली क्या करते हैं आप लोग? 19 + 6 + 6 + 6, इसमें हम लग जाता है टाइम। ठीक है, हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी टर्म पे अराइव हो सकते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब मैं तुम लोगों को दूँ कोई सवाल। देखो ये हम लोग की क्लास की अप्रोच रहेगी, मैं एक कॉन्सेप्ट करवाऊँगा, उससे रेलेवेंट फिर तुम लोगों को प्रैक्टिस दूंगा। अगर मैं ही करवाता रह गया ना तो मैं पास हो जाऊँगा, तुम लोग नहीं होगे। ठीक है, और मैं ऑलरेडी पास हूँ। तो हम लोग को क्या करना है? साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर कोई क्वेरी है पूछ लेना। T20 का आंसर था 115। देख लो, 19 × 6 + 1। कोई मसला हो तो पूछ लो, कैलकुलेशन में कोई मसला लग रहा है तुम्हें तो। आगे बढ़े? कॉपी कर लिया सबने? देखो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए साथ साथ नोटिंग्स भी करते रहो। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो। एक सेकंड मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 19 × 6 + 1, यही आ रहा है सारा, यही आ रहा है। 133 कैसे आ रहा है आपका? देखो एन आपने 20 रखा है। अच्छा, ये थोड़ा सुन लो। इसको हम बॉर्ड मैथ कहते हैं अपनी आसान अल्फाजों में। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप ये चीज़ देख रहे हो ना कि पहले आपके पास ब्रैकेट आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, फिर इसके बाद ऐड करोगे। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए ख्याल रखना, कैलकुलेटर भी बॉर्ड मैथ का ख्याल रखता है अगर आप इसमें ब्रैकेट यूज़ करो। तो अगर आप कोई चीज़ इसमें डाल लो ना तो एग्जैक्टली वैसे ही डालो। 1 + 6 ब्रैकेट 20 - 1, फिर आपको ये 115 करके दे देगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे डाला ना, 1 + 6 कर दिया, फिर इसके बाद अलग से तुम लोगों ने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो बॉर्ड मैथ का ये भी ख्याल रखते हैं अगर आप इसमें सारी चीज़ें वही डालो। क्लियर है? अब आगे बढ़े। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ। पहले मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ।
ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म और ये मेरे पास ओवरऑल सीक्वेंस है 7, 12, 17। फाइंड द 11th टर्म। कर लोगे? शुरू हो जाओ, जैसे ही कर लो मुझे आंसर बता देना। ऑनलाइन वालों शुरू हो जाओ और मुझसे आंसर बताओ। कितना आ रहा है? 57। ठीक है, आप लोग आओगे भाई? उस चीज़ का ख्याल रखना जो अभी मैंने इंडिकेट की थी बॉर्ड मैथ का। अच्छा, वैसे कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोग के पेपर में, लेकिन एक मॉडल का कैलकुलेटर है जो कि अलाउड नहीं है, उसको मैं साथ लाया भी हूँ। एट द एंड मैं तुम लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है? ठीक है, गुड सादिया, गुड यूसरा, गुड हृदय। कराऊँ इसको मैं अब? कर लो कर लो। अच्छा, अब इसको मैं करवा रहा हूँ। देखो मेरे पास हमेशा बुनियादी एक तो फॉर्मूला लिख दो पहले, ताकि तुम लोगों के लिए रेफरेंस करना आसान हो जाए। a+d(n-1). अब स्पॉट कर लो मेरे पास ये सारी की वैल्यूज़ क्या है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास? परफेक्ट। d की वैल्यू क्या है? परफेक्ट। n की वैल्यू मैंने क्या मांगी है तुम लोगों से? 11। देखो n की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द सीरीज चेंज हो सकती है। देखो सीरीज अगर आपके पास एक ही है ना, तो a और d तो फिक्स रहेंगे, जहाँ पे फर्स्ट टर्म एक ही है, डिफरेंस वही है। लेकिन n हो सकता है सवाल में डिफरेंट मांगा जाए। यहाँ पे n क्या है आपके पास? 11 मैंने मांगा है, ठीक है? t11 इजिकल्स टू 7 + 5 11 - 1। अग्री कर रहे हो सब? व्हाट इज द आंसर? 7 + 5 × 10, 7 + 50 क्या आ रहा है मेरे पास? 57। सब साथ हो? क्लियर है चीज़ें? जल्दी से 16 टर्म निकालिए, मुझे बताओ। देखो सीरीज वही रहेगी, हाँ, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, सीरीज वही रहेगी, तो मतलब ए और डी वही रहेंगे आपके पास। ठीक है, गुड सादिया, गुड सारा, गुड आयशा। आप लोगों का क्या आ रहा है? परफेक्ट। T16 इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए मेरे पास क्या है? +16 - 1। 7 + 5 × 15, 7 + 75 क्या आ रहा है? 82। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एक और डिफरेंट सीरीज देख रहा हूँ। अब आपके पास सीरीज में मैं चेंज कर रहा हूँ और इस पर एक सवाल दे रहा हूँ फिर।
पहले मुझे ए और डी बता देना, इसके बाद मुझे आंसर बता देना। ए क्या आ रहा है, ये तो सामने अपेरेंट है ना, ठीक है। डी बताओ क्या है। बिल्कुल डी 13 होगा, -13 होगा। मैंने अभी क्या बताया, आप आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस कर तो -13 होगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मैंने दी आप लोगों को, कितना आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वालों किसी का हुआ, मुझे बताओ अगर ये विदाउट फार्मूला भी बोलता तो ये हो जाता। -14 -13 -13 दो मजीद ही कर लेते ना, लेकिन हम लोगों ने इसको फार्मूला के तहत किया। दूसरा रीचेक कर लेना, ये नहीं होगा। चलो इसको मैं अब करवा रहा हूँ। मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 12 है। डी की वैल्यू कहाँ से आई है मेरे पास, मैंने कोई भी दो टर्म्स को, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर दिया। -1 -12 क्या आ रहा है मेरे पास, -13 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्लियर है। मैंने आगे वाले टर्म -1 को पुराने वाले टर्म 12 से माइनस कर दिया, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया, -13 आ गया। क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, मेरे पास क्या चीज़ रह गई है, सिर्फ एन की वैल्यू रह गई है, जो कि मैंने सवाल में दे दी, क्या है 5। तो मैं T5 निकालूंगा, इजिकल्स टू 12 प्लस, लेकिन इस केस में चूँकि D माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा, 12 -13 5 -1 12 -13 इंटू 4। देखो क्या आ रहा है मेरे पास, -40 आ रहा होगा, देखो -40। क्लियर है सबको। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव एक दफ़ा पहली दफ़ा आया हमारे पास। ओरिजिनली फार्मूला था क्या, Tn इजिकल्स टू A + Dn-1। डी तक सब क्लियर हो, डी कैसा आया, डी में कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो अगर मसला है तो। मेरे पास ए है, डी भी है, एन भी है। मैं क्या करूँगा, ए की जगह में रख दूंगा 12, यहाँ तक सही है। डी की जगह में क्या रखूँगा, +13 -13 -13, और एन की जगह तो मेरे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, -1। वही चीज़ आ गई। क्लियर है। अब फॉर्मूले से मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, आपका ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा 12 - 13 पहले करेंगे या मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ये देखो, हम लोग के फॉर्मूले में यहाँ पे याद रखना, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स, पहले जो ब्रैकेट में जो चीज़ होती है ना, वो मल्टीप्लाई होती है डी के साथ, ठीक है। n-1 पहले डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना, वो ए के साथ प्लस होगा। -13 कैसे आया ये देखो, दोबारा सुन लो। मैंने अभी क्या बताया था कि हम लोग जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं। दोनों की एग्जांपल ले लेता हूँ, -12 और -1 की। आगे वाला टर्म क्या है मेरे पास, आगे वाला टर्म 12 और -1 में आगे का टर्म मेरे पास -1 है। यहाँ तक अग्री कर रही हो आप। -1 मेरे पास आगे का टर्म है, इससे ही पुराना, इससे ही पहले का टर्म मेरे पास क्या है, 12 है। तो मैं बीच में माइनस की साइन लगा दूंगा, मुझे माइनस करना है ना, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करना है। तो -1 -12, इसको हम जब करेंगे, जब मेरे पास -1 -12 करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, -13 आता है। ठीक है, अब क्लियर है। ऑनलाइन वालों सारी चीज़ें क्लियर है। दूसरा मैंने रिपीट कर दिया, अब क्लियर है। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग यहाँ तक रखते हैं और बिफोर के क्लास एंड करें। मैंने अभी बताया कि कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं सिवाय एक मॉडल के, जो कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों आप लोगों को अपीयर हो रहा है, कैशियो क्लासेस हमारे पास अलाउ नहीं होता। किसी के पास पढ़ा हुआ है कैशियो क्लासेस? बेसिकली ये हमारे पास कैलकुलेटर का मॉडल है कैशियो, इसमें नीचे लिखा होगा रेड कलर से कैशियो क्लास वीक। तो इसकी अपीयरेंस इस तरीके से होगी,
पूरा ब्लैक होगा और आपके पास जो बटन्स हैं वो वाइट कलर के होंगे, ठीक है। इनकेस किसी को कोई कन्फ्यूजन हो ना कैलकुलेटर के हवाले से कि सर ये तो कैशो क्लास विज नहीं है, वैसे तो अपेरेंटली पता चल जाता है, रेड कलर से यहाँ पे क्लास विज लिखा होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर आप ले आओ क्लास में, एग्जाम में अलाउड है। क्लास में आप कौन सा यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट था कि हाथ तुम्हारा उसी पे बैठा रहे, तो कैशो क्लासेस के अलावा यूज़ कर लेना, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, सारे कैलकुलेटर्स अलाउड है सिवाय इसके। हम लोग यहाँ तक क्लास को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग APGP को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। हम लोग ये क्लास की क्या ड्यूरेशन और क्या टाइमिंग्स रहेंगी, देखो ड्यूरेशन मोस्टली या तो 2 आवर्स की होगी या 1.5 आवर्स की होगी, ठीक है। और हम लोग कौन कौन से दिन कंडक्ट करेंगे क्लास, यूजुअली वीक डेज में हम लोग 3 से 4 दिन हम लोग कंडक्ट करेंगे और सैटरडे संडे को हमारी क्लास होगी, ठीक है। यहाँ तक फ्राइडे को नहीं होगी हमारी क्लास, ठीक है। अच्छा हम हुआ ये कि संडे को अब ये लोग ने एक किस्म का वर्किंग डे बना दिया है बच्चों के लिए, फ्राइडे को ऑफ होगी, संडे को क्लासेज होंगी, ठीक है। PRC के लिए PDF में सेंड कर देता हूँ, एक साथ ही आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें भी से ये वाली भी सेंड कर देता हूँ, पुरानी वाली भी कर देता हूँ। हाँ चैप्टर 3 है ये, मैंने बताया ना मैथ। हाँ PDF में मैं इंडिकेट कर दूँ, PDF में इंडिकेट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा सारा PRC के लिए, QM के लिए मैंने अभी बजट बताया। आपके पास स्टडी टेक्स्ट होती है जिसमें भी MCQs होते हैं और जिसमें प्योरली MCQs होते हैं वो QM की प्रैक्टिस बुकलेट होती है, दोनों अवेलेबल है। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर मेरे पास -40 आ रहा है, ओके। चलो अल्लाह हाफिज़।